हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में हिंदी सेक्शन विधियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी थ्योरी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। और आज ये छठवीं आपकी एमसीक्यू की क्लास है। एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझते हैं कि भाई किस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने अदर सब्जेक्ट की भी क्लास ले रखी है, जैसे शैक्षिक परिदृश्य आपका आपका आईसीटी है, आपकी लेवल 1 की जनरल साइंस है, तो उन सब की क्लासेज भी हमने फिनिश कर रखी हैं। उन क्लासेस को ज़रूर देखें। तो ये क्लासेज आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगी और आपको स्ट्रॉन्ग तैयारी के लिए सपोर्ट करेंगी। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अविक्रमित अनुदेशन विधि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किस पर आधारित है? यानी अविक्रमित अनुदेशन विधि किस पर आधारित है? पहला है चरणबद्ध क्रम और तात्कालिक प्रतिक्रिया, केवल अनुवाद, केवल अनुकरण और केवल मौखिक पठन। तो देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को टुकड़ों में पढ़ा जाता है, फिर क्वेश्चन आते हैं, फिर आंसर आते हैं, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ा जाता है, फिर क्वेश्चन आते हैं, फिर आंसर आते हैं। इस तरीके से छात्र पढ़ता रहता है। तो यानी कि टुकड़ों में बांट कर पढ़ना, टुकड़ों में बांट कर पढ़ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चरणबद्ध क्रम बोलेंगे। और तात्कालिक प्रक्रिया का अर्थ होता है कि प्रश्न का उत्तर तुरंत ही मिल जाता है, तो वह तात्कालिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, चरणबद्ध क्रम व तात्कालिक प्रक्रिया। राइट आंसर क्या रहेगा? ए, चरणबद्ध क्रम व तात्कालिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, सूत्र विधि का प्रयोग किसमें अधिक होता है? सूत्र विधि का प्रयोग किसमें अधिक होता है? व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, निबंध लेखन में और श्रुत लेखन में। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में मैंने जो कराए हैं उसमें कई बार रिपीट हो गया है। तो सूत्र विधि का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा व्याकरण शिक्षण में होता है। किसमें होता है? व्याकरण शिक्षण में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए। क्या हो गया इसका राइट आंसर? ए। नेक्स्ट है, श्रुत लेखन अभ्यास विधि में विद्यार्थी क्या सीखते हैं? शुद्ध वर्तनी और लेखन, व्याकरण, निबंध लेखन और मौखिक पठन। तो देखिए, श्रुत लेखन अभ्यास विधि में विद्यार्थी शुद्ध वर्तनी और लेखन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शुद्ध वर्तनी और लेखन सीखते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए। क्या रहेगा? ए। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का मतलब क्या है कि जब छोटी क्लास में बच्चों को मतलब बोला जाता है, भाषा बोली जाती है और वो उसको सुनकर लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? श्रुत लेखन अभ्यास विधि कहते हैं। नेक्स्ट है, रसास्वादन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयुक्त है? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और केवल बालवाड़ी। तो देखिए, रसास्वादन विधि का अर्थ ये होगा कि भाई ऐसी विधि जो साहित्य को पढ़ाने में प्रयोग में ली जाती है उसे रसास्वादन विधि कहते हैं। अब इसका जो प्रयोग है वह तो उच्च कक्षाओं में ही होना चाहिए और उच्च कक्षाओं में होता है। तो उच्च कक्षा में मतलब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक क्लासेस में रसास्वादन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, व्याख्यान विधि में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? व्याख्यान विधि में विद्यार्थी की, शिक्षक की, अभिभावक की और सहपाठी की। तो देखिए, व्याख्यान विधि में प्रमुख शिक्षा जो भूमिका होती है वह किसकी होती है? शिक्षक की होती है। और यह एक कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा विधि में विद्यार्थी और शिक्षक का संपर्क कैसा होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा विधि में कभी भी जो शिक्षक है और विद्यार्थी है वो कभी कभार मिल पाते हैं। वैसे तो उनका जो संबंध है वो कैसा रहता है? अप्रत्यक्ष रहता है। कैसा रहता है? अप्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? श्रवण और वाचन कौशल का विकास, केवल व्याकरण सीखना, केवल लेखन कौशल का विकास और रटना। तो देखिए, भाषा प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा लाभ है श्रवण और वाचन कौशल का विकास। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। श्रवण और वाचन कौशल का विकास। तो राइट आंसर आपका इसका क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण में व्याख्यान विधि का उपयोग कब अधिक होता है? हिंदी शिक्षण में व्याख्यान विधि का उपयोग कब अधिक होता है? साहित्य और सैद्धांतिक विषय पढ़ाने में, केवल पठन सिखाने में, केवल लेखन अभ्यास कराने में और उच्चारण सिखाने में। तो देखिए, हिंदी शिक्षण में व्याख्यान विधि का जो उपयोग है वो है साहित्य और सैद्धांतिक विषय पढ़ाने में होता है। तो किसमें होता है? साहित्य और सैद्धांतिक विषय पढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ए।
नेक्स्ट है दंडान्वय विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है? विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि है, भाषा प्रयोग का अभ्यास नहीं होता और समय की बर्बादी है। तो देखिए जो दंडान्वय विधि में विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं और अमनोवैज्ञानिक विधि है, तो दोनों ही इसके क्या हैं, दोष हैं। इसमें अगर हम कहें कि मोर बेटर आंसर कौन सा रहेगा, तो वो अमनोवैज्ञानिक विधि मोर बेटर आंसर रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये पहला जो आंसर है वो नहीं होगा, इसमें पहला आंसर भी है, लेकिन ज़्यादा सही आंसर क्या रहेगा, दूसरा है अमनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, तो अमनोवैज्ञानिक विधि में भी विद्यार्थी क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। तो बात तो एक ही है, लेकिन शब्द जो है वो ज़्यादा बेटर यही रहेगा, अमनोवैज्ञानिक विधि। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, बी। और देखिए इस तरह के प्रश्न जो हैं वो शिक्षण विधियों में और साइकोलॉजी में देखने को मिलते हैं। तो हमें उनमें से मोर बेटर आंसर जांचना होता है कि भाई मोर बेटर आंसर कौन सा है, और उसी के हिसाब से हमें उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह से आप जब कभी भी क्वेश्चन करें तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको देखकर आंसर दें। नेक्स्ट है व्यतिरेक विधि का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने में, कविता पढ़ाने में, निबंध लेखन में और श्रुत लेखन अभ्यास विधि में। देखिए व्यतिरेक विधि में शिक्षक जो है वो समानता और असमानता के आधार पर पढ़ाता है, तो वह शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने में, ए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ए। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने में व्यतिरेक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में समवाय विधि किस स्तर पर अधिक उपयुक्त है? समवाय विधि किस स्तर पर अधिक उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर। तो देखिए समवाय विधि का यदि सबसे अच्छा प्रयोग जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त प्रयोग जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। और यदि ऑप्शन में उच्च प्राथमिक स्तर ना हो, इसके अलावा कोई हो, तो फिर माध्यमिक स्तर आंसर जाएगा। क्या जाएगा, माध्यमिक स्तर। तो इसमें इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है बी, उच्च प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट है दल शिक्षण पद्धति से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? सहयोग और सहकारिता की भावना, भय, अनुशासनहीनता और केवल व्याकरण ज्ञान। तो देखिए दल शिक्षण पद्धति से विद्यार्थियों में सहयोग और सहकारिता की भावना का विकास होता है। किसका विकास होता है? सहयोग और सहकारिता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ध्वन्यात्मक विधि मुख्यतः किससे संबंधित है? भाषण, ध्वनियों का अभ्यास, निबंध लेखन, व्याकरण, साहित्य पढ़ना। तो देखिए ध्वन्यात्मक विधि जो है वो है भाषण ध्वनियों के अभ्यास से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषण ध्वनियों के अभ्यास से। नेक्स्ट है वाचन विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? विद्यार्थियों की निष्क्रियता, समय की बर्बादी, केवल मौखिक अभ्यास और साहित्य का सौंदर्य न समझ पाना। तो देखिए वाचन विधि में जो बच्चे हैं या छात्र हैं वो शिक्षक के वाचन के द्वारा सीखते हैं, तो इसमें विद्यार्थियों की क्या बनी रहती है? निष्क्रियता बनी रहती है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ए, विद्यार्थियों की निष्क्रियता। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सबसे बड़ा लाभ है विद्यार्थी की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन संभव है, समय की बर्बादी, शिक्षक पर निर्भरता और कठिनाई बढ़ाना। तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि में समय की बर्बादी नहीं होती है, शिक्षक पर निर्भरता नहीं होती है और ये कठिनाई नहीं बढ़ाती है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्या है सूत्र विधि का दोष है रटंत प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग में दक्षता, सौंदर्य बोध विकसित करना, मौखिक अभ्यास कराना। तो देखिए सूत्र विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है और यह रटंत प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? रटंत प्रवृत्ति को। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ए, रटंत प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। राइट आंसर क्या रहेगा, ए, रटंत प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है श्रुत लेखन अभ्यास विधि किस स्तर पर सबसे उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा। तो देखिए श्रुत लेखन अभ्यास विधि जो है वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, जिससे कि वो भाषा को लिख कर सीख सके, उसकी शुद्ध वर्तनी को सीख सकें। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर, क्योंकि प्राथमिक स्तर ही छोटा स्तर होता है कक्षाओं का। तो प्राथमिक स्तर पर श्रुत लेखन अभ्यास विधि जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट है रसास्वादन विधि का मुख्य उद्देश्य है काव्य सौंदर्य का अनुभव कराना, व्याकरण एक नियम सिखाना, अनुवाद कराना, वर्तनी सुधारना। तो देखिए रसास्वादन विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है काव्य सौंदर्य का अनुभव कराना। क्या होता है? काव्य सौंदर्य का अनुभव कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा,
ए। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण की कौन सी विधि प्रौद्योगिकी आधारित है? भाषा प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, सूत्र विधि और वाचन विधि। तो देखिए हिंदी शिक्षण की जो भाषा प्रयोगशाला विधि है वो है प्रौद्योगिकी पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए, भाषा प्रयोगशाला विधि। हिंदी शिक्षण में मिश्रित विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? सभी विद्यार्थियों की कमी को दूर करने के लिए, केवल सभी विधियों की कमी को दूर करने के लिए, केवल एक विधि को प्रचलित करने के लिए, विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए, अनुवाद पर बल देने के लिए। तो देखिए हिंदी शिक्षण में जो मिश्रित विधि का जो प्रयोग किया जाता है, जितनी भी विधियां होती हैं उन सभी विधियों की कमी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ए। और देखिए सबसे अच्छी विधि भी यही मानी जाती है शिक्षण की, मिश्रित विधि, क्योंकि इस विधि में हम समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अन्य विधियों का भी क्या करते हैं? समावेश करते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, तो इसीलिए बेस्ट विधि भी मानी जाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? ए। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो अन्य क्लासेस को भी आप जरूर देखिए। थ्योरी की क्लास देखिए, फिर एमसीक्यू की क्लास देखिए, और अन्य सब्जेक्ट की जो भी क्लास है उनको भी जरूर देखिए। तो रीट मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता चलता रहेगा कि भाई कितने स्टूडेंट हैं जो सक्रियता से इसको पढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।